नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह न्यूज़ 24 जंक्शन से। इस समय मैं खड़ा हूँ सेक्टर 15 में। इस समय मेरे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता लोकसभा प्रत्याशी नरेश नौटियाल जी, और जिनका चुनाव चिन्ह बैटरी है, टॉर्च है। और वो इस समय आए हैं जनता के मुद्दों की बात उठाने, बात करने। पहले भी आ चुके थे हमारे पास और इस समय भी हमारे साथ हैं और बने हुए हैं हमारे साथ इस समय। और उनसे कुछ सवाल जवाब आज हम करेंगे। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। अच्छा साहब, कुछ हमारे ये जो जनता की क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं, इनको लेकर हम आज आपके पास आए हैं। जैसा कि कल 23 अप्रैल को राजनाथ सिंह जी दादरी में आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या विचार हैं आपके? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टार प्रचारक का आने का मतलब होता है कि बीजेपी में खलबली मची हुई है, और उसका कारण है राजपूतों का आक्रोश, करणी सेना का आक्रोश, पगड़ी का आक्रोश। इसको शांत करने के लिए राजनाथ जी आ रहे हैं। कोई बात नहीं, स्टार प्रचारक भी हैं और हमारे रक्षा मंत्रालय में भी हैं। मेरे राजनाथ जी से बस एक ही प्रश्न है कि सांसद जी ने अपने 10 साल में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके प्रचार के लिए राजनाथ जी वहाँ आ रहे हैं। दूसरा, आप खुद रक्षा मंत्री हैं और आपने जो अग्निवीर योजना लाई है, जो 4 साल में एक सिपाही बाहर आ जाएगा, और वो भी छोटी सी उम्र में, उसका जॉब की व्यवस्था कैसे होगी? इतने सारे लोगों को हर 4 साल में आप कैसे जॉब दोगे? उस पर भी एक हमें पता चले, समाज को पता चले क्या आप पे ऐसा कौन सा तरीका, ऐसी कौन सी फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं आपने जॉब की कि उन सबको जॉब मिल जाएगा। और मेरा तो यही मानना है, जैसे आपके पुत्र पंकज सिंह जी 10 साल से एक जगह में विराजमान है और हमारे सांसद साहब भी 10 साल से विराजमान है, क्यों नहीं आप इनके लिए भी 10 साल का प्रावधान करें? तो इनके माता पिता और ये आपको दुआएं देंगे और आपको आशीर्वाद आपका लेंगे। जी, आप अग्निवीर योजना से संतुष्ट हैं या पुरानी जो योजना थी सरकारी, उससे संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्टि की ज़्यादा बात है। मैं खुद आर्मी में गया था और मैं आपको इतना बता दूं, पुरानी योजना बहुत बढ़िया योजना है। 15 साल बाद भी सिपाही की मर्जी होती थी, वो आता था और उसके बाद बाहर से जॉब मिल जाती थी, क्योंकि वो कम व्यक्ति आते थे। अब 15 साल में व्यक्ति आएगा तो कम ही आएगा। यहाँ तो हर 4 साल में व्यक्ति अगर ग्राउंड में आ जाएगा तो जॉब है कहाँ सरकार के पास? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें बन रही हैं, कौन सा फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, कौन सी असाइनमेंट फैक्ट्री लग रही है, हमें बताया जाए ताकि हमें भी लगे हाँ कोई बात नहीं जी, अग्निवीर बहुत बढ़िया है। और दूसरा बात, अग्निवीर को जो पास करने वाले हैं वो गांव के बच्चे हैं, वो कैसे उस ऑडिशन में पास कर पाएंगे, उस एजुकेशन को कर पाएंगे? ये सोचना चाहिए हमारे मंत्रियों को कि ये कैसे होगा। इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा। वो बेचारे घर गाँव में दौड़ दौड़ के अपना स्टेमिना बना के, अपना छाती चौड़ी करके 36 इंच की छाती बना के आते हैं और परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इस पर भी विचार करना चाहिए। सिपाहियों के लिए ये योजना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप कहते हो बड़े पोस्ट में ऑफिसर रैंकिंग के लिए आप करना चाहते हो तो आप खुशी खुशी कीजिए। ऑफिसर के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है, और यहाँ के IAS में भी आप ट्राई कर सकते हैं और अपना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर एक निम्न वर्ग का बच्चा जो पढ़ा लिखा कम हो, गांव के बच्चे हों, उनके लिए ये योजना मेरे ख्याल से सही नहीं है। बाकी राजनाथ सिंह को सोचना चाहिए, जैसे अपने बच्चे का 10 साल का भविष्य उन्होंने बना दिया और आगे का भी भविष्य बना दिया। मेरा उनसे निवेदन है, अग्निवीरों का भी इस तरह से भविष्य बनाया जाए। धन्यवाद जी। आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के खासकर युवा जो इन सब में थे, उस पक्ष गांव के लोग सारे इसी में जाते हैं। हमारा पूरा टोटल उत्तराखंड ही फौज में ही है, सारे गांव के लोग फौज में ही हैं, यहाँ तक कि हरियाणा के लोग भी फौज में ही हैं। तो बताओ उन लोगों का क्या होगा? सोचिए ना, सारा समुदाय, किसान का ज़्यादातर बच्चा फौज में है। अब बताओ उस किसान का क्या होगा? ये भी सोच लीजिए। जी, बहुत अच्छा सर। एक मुद्दा आजकल नोएडा में बहुत चल रहा है, हिंडन नदी जो कि नाला बन गई है और उसका अतिक्रमण भी हुआ है। सेक्टर 12-22 हों, सेक्टर 34 हों, उनके नाले के बारे में बहुत गड़बड़ियाँ मिल रही हैं। लोग बड़े त्रस्त हैं इन नालों से। सेक्टर 12, 22, 64, 62 की तरफ जो नाले दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली पूरा नोएडा ही इससे बड़ा त्रस्त है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर सांसद जी अपने 10 साल में थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, नालों पे ही काम कर लेते हैं, तो पहली बात तो ये नाले इतने गंदे होते नहीं।
और इनसे जो बीमारियां हो रही हैं, अस्थमा हो रहा है लोगों को, वो बेचारे लोग बीमार हो रहे हैं। खुद मेरी सिस्टर इसी नालों की स्मेल से और डंपिंग जोन की इससे चली गई हैं, और इसका मैं दुख महसूस करता हूँ जो मुझे इंटरनल है लगा हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सांसद जी को, आपके हॉस्पिटल हैं, आपका तो फ़ायदा है, अस्थमा का बीमार इलाज आप कर लोगे और जो बीमारियों का इलाज आपके यहाँ होता रहेगा। आप सोचिए आम आदमी गरीब अगर वो अस्थमा का बीमार हो जाता है, तो हार्ट की उसे प्रॉब्लम हो जाती है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसके बारे में भी सोचिए। कम से कम अपना 10 साल के जो कार्य हैं उसमें सांसद निधि के फंड से थोड़ा बहुत ही नालों में कर लेते। और हाँ, हिंडन नदी पहले रहा करती थी, अब तो वो नदी नहीं नाला है, और नाला भी इतना छोटा बना दिया गया है कि अगर आप जाके देखोगे तो वो सादरा के ड्रेन नाले से भी कम होगा। इस समय जो हम खड़े हैं सादरा के ड्रेन के सामने ही खड़े हैं, इसकी बदबू का हम पूरा स्वाद ले रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है कितना तकलीफ़ होती है आम जनमानस को। ये महसूस करने के लिए मैं खुद इस एरिया में आया हूँ। जी, एक आपने बात कही थी नालों की वजह से लोगों को समस्याएं हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, फ्रिज हो गए, एसी हो गए, टीवी हो गए, लैपटॉप हो गए, वो ख़राब हो रहे हैं। वो क्या मुद्दा है? वो तो नेचुरली ख़राब होंगे। जब इंसान का फेफड़ा ही ख़राब हो जाता है, इंसान का हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो तो इलेक्ट्रिक आइटम है। वो तो जो जहाँ भी नाले होंगे वहाँ पे एसी फ्रिज ये तो सब ख़राब होंगे ही होंगे, उनकी लाइफ कम हो जाएगी, वो तो सबको पता है। ये तो कोई जर्नल क्वेश्चन हो गया, बल्कि इंसान की वैल्यू ज़्यादा है। इंसान की तबीयत ख़राब ना हो, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। और रहा अतिक्रमण, जितने भी ये नाले बने हैं इनके आसपास देखिए कितना अतिक्रमण है। हिंडन नदी का पूरा अतिक्रमण करा गया है। डूब क्षेत्र में पूरे इन्होंने बसा दिए हैं, अधिकारियों ने सेटिंग करके सिपाहियों के साथ, पुलिस के साथ उनको बसाया है, और बाद में वो हथौड़ा लेके वहीं तोड़ने पहुंच जाते हैं। भाई जब वो बस रही थी, बस्तियाँ लाखों लोग बस रहे थे, तब आप कहाँ थे? कहाँ था प्रशासन? कहाँ थे सांसद जी? तब तो आप नोटों की गड्डियाँ बटोर रहे थे। उस समय आप थोड़ा देख लेते तो कम से कम उन गरीब आदमियों का नुकसान नहीं होता। आज आम जनमानस पिसा जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। जी, रेहड़ी पटरी दुकानदार एक अपेक्षित और वंचित वर्ग कहा गया है। नोएडा प्राधिकरण के अत्याचारों से रेहड़ी पटरी दुकानदार जो सड़क किनारे लगाए रहते हैं, जैसे तैसे अपना रोजगार चला रहे हैं, वो बड़े त्रस्त हैं, गरीब हैं। बड़े छोटे छोटे गांवों से यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग काम करने आते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इनका कोई वर्ग नहीं है। ये बड़ा उपेक्षित वर्ग है जिसके बारे में कभी किसी नेता ने सोचा भी नहीं, दूर दूर तक सपने में नहीं सोचा। इनके लिए क्या आपको किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखो, इन तबके के लिए तो शुरू से नहीं सोचा गया। पहले इंदिरा जी का नारा था गरीबी हटाने का, उसके बाद मोदी जी का नारा है कि वो देश को बहुत विकासित कर देंगे। अब खुद सोचने की बात है, जो ये गरीब तबका है ये क्यों रेहड़ी पटरी लगा रहा है सड़कों में जगह जगह? अगर थोड़ा भी इनको व्यापार या कुछ होता, इनका काम होता, छोटा मोटा व्यवसाय हो जाता, या कोई इनको रोज़गार मिलते, इंडस्ट्री लगती, तो क्यों ये रेहड़ी लगाते हैं? और इनके लिए कोई सुविधा भी नहीं है। वेंडिंग जोन बनाया गया इनके लिए, जो उस जोन पे आप देखिए कौन है? प्राधिकरण के लोग, खुद भाजपा के लोग। ये क्या है? मतलब गरीब आदमी को आपने उस जगह भी नहीं रहने दिया जो उनकी जगह निर्धारित थी, जिनको वेंडिंग जोन दिया गया था। आप चेक कीजिए कौन है वेंडिंग जोन में आज खड़ा। अगर वो है भी तो उसने फिर वो रेंट पे दे दिया और खुद वो दूसरी पटरी लगा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये हर जगह है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, उनको मकान दिए जाते हैं, पर सही मायने में वो फिर दोबारा झुग्गी बना के खड़े हो जाते हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। इस पे बहुत सरकार को सोचना पड़ेगा। इसी में ही आपको मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, जो रोहिला मुस्लिम की बात चलती है वो यही है। यही लोग आते हैं, इनके सब कुछ बन जाता है, आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर आईडी बन जाता है। कैसे बनता है? बिगड़ सरकार प्रशासन, बिगड़ शासन के यह कार्य नहीं हो सकता। मैं इस बात को पुष्टि करता हूँ क्योंकि आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। जी, इस समय हम शादरा ड्रेन जो कि सेक्टर 14, 15 से होकर गुजरता है, इस पर हमारे सांसद महोदय जी ने भी कभी आश्वासन दिया था, पर उसकी बात कोई सुध नहीं ली भाजपा ने। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखो, मैं तो खुद यहाँ इसीलिए आया हूँ, ये महसूस करने के लिए। लोगों को भी क्या महसूस होगा कि ये क्या है मामला। देखो, ये ड्रेन, ऐसी ड्रेनें कई हैं, यही ड्रेनें नालों में जा रही हैं, सेक्टरों में जा रही हैं, और यही बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। हमारा स्वास्थ्य ख़राब कर रही हैं, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ख़राब कर रही हैं। मैंने अपनी सिस्टर को खो दिया है इन ड्रेनों की वजह से। ये ड्रेन पे कंट्रोल हो सकता था अगर सांसद जी थोड़ा बहुत भी कार्य करते, थोड़ा सा भी कार्य करना था, इसको सुधारा जा सकता था।
अब देखो ये नदी ये जाके यमुना में मिल जाएगा, तो यमुना भी मैली होती है। एक तरफ से आप गंगा के वहन बचाने में लगे हो, यमुना बचाने में लगे हो, तो जब ये ड्रेन ही आपकी नदी बन जाएगी तो आप इसे कैसे बचाओगे? इस पर किसी ने काम नहीं किया। सरकारें आती रही, जाती रही और वादे करते रही, कार्य कोई नहीं करता। हालत आपके सामने, मैं खुद यहाँ आया हूँ इस जगह को समझने के लिए। इसकी जो स्मेल है मैं समझ रहा हूँ कितनी तकलीफ़ होती है आम जनमानस को। मैं खुद इससे पीड़ित हूँ कि लोगों को देखता हूँ कि बीमारियाँ हो रही हैं, अस्थमा हो रहे हैं। मैं खुद अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता हूँ, इसलिए कि वहाँ के मैं लोगों की चीज़ें देखूँ क्या है दिक्कत। उनकी दिक्कतों को मैंने फेस किया है। मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता हूँ, इसीलिए जाता हूँ कि मेरे को महसूस होता है कि हाँ दिक्कतें हैं, और वहाँ डॉक्टर से बात करता हूँ। डॉक्टर खुद बोलते हैं ये असली रीज़न ये पोल्यूशन है, और खाली पोल्यूशन ही ये इसका असली रीज़न है जो देश में इतना बुरी तरह से हमारी स्थिति हो रही है। सर्दी आती है, हमारे दम घुटने लग जाता है। ये सब उसके कारण है। ये छोटा सा एक कारण है, ऐसे कई कारण हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और सिर्फ यहाँ पैसा बटोरना, अतिक्रमण, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। सांसद जी कोई कार्य नहीं कर रहे। अगर 10 साल के सांसद निधि में अगर सांसद जी ने थोड़ा बहुत भी इस पर कार्य किया होता तो ये हालत नहीं होती। तो आप कह रहे हैं कि शारदा ड्रेन पर अगर कुछ काम किसी तरह का ध्यान दिया गया होता तो आज ये हालत नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। स्टार प्रचारक यहाँ क्यों नहीं आते? मैं तो कह रहा हूँ राजनाथ जी को यहाँ पर रैली करनी चाहिए कि इस ड्रेन को ठीक करेंगे, हम उनका साथ देंगे। हम कहेंगे जी हाँ आप आओ, हम आपके साथ हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है फिर इलेक्शन में आने की। हम क्यों आएंगे? आप आके जब काम कर रहे तो हमें ज़रूरत नहीं है। ना हम नेता हैं ना अभिनेता हैं, सिर्फ एक आम जनमानस है। आम जनमानस की एक आवाज़ है, उस आवाज़ को उठाने के लिए हम आए हैं। बाकी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आज भी सरकारों को जागना पड़ेगा। जो आप प्रॉमिस करते, जो वादे करते, उनको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप मोदी जी के फेस की बात करें तो मोदी जी की तरह आप 10 दिन काम करके दिखाइए ना। आप उनके फेस को ले रहे हो, मोदी जी ने ये किया, आपने क्या किया? आप अपने काम गिनाओ। ये सांसद के चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी के नहीं हो रहे। मोदी जी को जो चुनना होगा सांसद चुनेंगे, आप नहीं चुनोगे। इकट्ठे सांसद चुन के ही मोदी जी बनाते हैं। अगर आपको मोदी जी और योगी जी इनकी फेसों में ही चलना है तो ठीक है, फिर राजतंत्र बनाइए। लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है भारत में, राजतंत्र होना चाहिए। इसके लिए मैं खुद तैयार हूँ। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनका कहना था कि ये जनता के मुद्दे बहुत समस्याएं हैं इस समय नोएडा में। नरेश नौटियाल जी, आप न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम से बात करने आए, समस्या उठाने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।